हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स, जिसको सिंपल भाषा में क्वांट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें हैं। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्त, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। MENSURATION, मेंसुरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है दोस्त। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ये थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ तो पूरी जियोमेट्री भी इसमें शामिल हो जाती है। कई बार आप अगर जियोमेट्री को अलग से पढ़ना चाहते हैं, राइट, तो चाहे उसको आप जियोमेट्री नाम दे दें या मेंसुरेशन के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूं। फॉर एग्जांपल 2D फिगर, इसमें से मैं आपको बात करूं तो 2D फिगर होते हैं, 3D फिगर होते हैं। अब आप कहोगे कि 2D फिगर क्या होते हैं, तो 2 मतलब कि ये 2 होता है और D मतलब डायमेंशन होता है। ठीक है दोस्त, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। एक्चुअली दिशा मतलब डायरेक्शन होता है। तो दो ज्यामिति इसको बोलते हैं, जियोमेट्री को। ठीक है, एंड 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है। ठीक है दोस्त, मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो 2D में जैसे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, देखो 2D में आप पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। देखो दोस्त, आप दोनों चीज़ें मैनेज करना, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी के हैं और काफ़ी लोग इंग्लिश के भी हैं, इसलिए मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ लेना पड़ रहा। ठीक है, तो आप एडजस्ट करना अपने अपने मीडियम के अनुसार, शब्दों को बस पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी चीज़ें समझ में आएगी। मैं क्वेश्चन तो आपको दोनों मीडियम में करवाता हूँ, समझाता भी हूँ अच्छे से। ठीक है, दोनों मीडियम में, राइट। अगर मान लो कि मैं ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा दोस्त, आप समझ जाना कि ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि इतनी इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए। मैं हिंदी मीडियम वालों से बात कर रहा हूँ कि दोस्त आपको इतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आप आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं। आप आज से 40-50 साल पीछे नहीं हैं, ताकि आपको प्योरली हिंदी आए। नहीं तो हमारा काम बहुत जगह रुक जाता है, हमें परेशानी होती है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। देखो, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें ऐसी 2D में आती हैं। अगर मैं 3D फिगर की बात करूं तो 3D मतलब कि आप ऐसा इमेजिन करो कि 2D मतलब जिनमें तीसरी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, कहीं ना कहीं वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बात करूं तो स्फेयर हो गया। स्फेयर को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। अब गोला, इसमें 2D में आप सर्कल पढ़ते हो, सर्कल मतलब वृत्त पढ़ते हो। तो भाई वृत्त कैसे होता है, आप ऐसे होता है, आप अपने हाथ का कंगन या चूड़ी समझ लो या चुल्ला समझ लो। ठीक है, मेंस के लिए फीमेल जो ब्रेसलेट पहनती हैं, एक्चुअली ब्रेसलेट समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो सारी चीज़ें 2D में आती हैं। ठीक है, बैंगन, मतलब कंगन आप जो भी पहनते हैं, तो ये आप देखो कि 2D है, उसमें कोई वैसे तीसरी वाली नहीं है, पर तीसरी वाली जो डायमेंशन होती है वो आप देखो तो गोला है। अब गोला मतलब आप समझो कि एक गेंद समझ लो, क्रिकेट की या कोई सी गेंद समझ लो। तो गेंद में दोस्त जब आप बीच से काटोगे, कहीं से भी काटोगे, तो जो कटा वाला सरफेस निकलेगा वो एक सर्कल होगा। कटा वाला सरफेस, मान लो कि मैं 3D में बात करूं, अब यहाँ 3D चीज़ें यहाँ बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे कि आप जब बीच से उसको काटोगे, गेंद जब फूट जाती है बीच से, तो आप देखते हो कि वो एक जो कटा वाला हिस्सा होता है वो एक 2D फिगर बनता है, वो एक सर्कल होता है। बट उसमें अब सारी साइड को अगर इंक्लूड करोगे तो वो 3D फिगर होगा, ओवरऑल गेंद जो होती है। ठीक है, तो इसमें और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। अब बेलन को आप देखोगे तो उसकी ऐसे कुछ होता है, इस फॉर्म में होता है बेलन, फिर यहाँ से ये मोटा होता है, राइट, फिर इधर ऐसे पतला होता है,
यहाँ पकड़ के हम रोटी बेलते हैं, हम मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग, मेन फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो ये बेलन होता है, तो ये सिलेंडर होता है, राइट। और इसमें क्या क्या हम बात कर सकते हैं दोस्त, तो इसमें आप कोन की बात कर सकते हैं, कोन मतलब शंकु होता है, ठीक है। फिर क्यूब होता है, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन बोलते हैं। क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें और भी ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो हम 3D में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं बात करूँ दोस्त, तो जब आप 3D में पढ़ते हो तो 3D में एक्चुअली जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, अब वॉल्यूम के हिंदी में बोलते हैं आयतन। जब आप आयतन निकालते हो तो 3D की बात होती है हमारी। 3D मतलब कि हम जो 3 डायरेक्शन है या 3 डायमेंशन है उसी में हम आयतन निकाल सकते हैं। मैं बात करूँ कि गेंद का आयतन निकालो, तो आप गेंद का आयतन निकाल सकते हो, परंतु मैं अगर ऐसा कहूँ कि सर्कल का आयतन निकालो, तो दोस्त सर्कल का आयतन नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि भाई ये 2D फिगर है सर्कल, सर्कल में 2 डायमेंशन है ही सही, तो तीसरी डायमेंशन आप कहाँ से लाओगे? हवा में उड़ा के लाओगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए कि जो फिगर 2D में है उसमें हम वॉल्यूम या आयतन नहीं निकाल सकते। आप ट्रायंगल में कभी आपने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है? नहीं। स्क्वायर में कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। रेक्टेंगल में भी नहीं पढ़ा। किसी भी 2D के फिगर में, सर्कल में आपने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा। होता ही नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन होती है। आप उसमें ट्रायंगल में अगर आप एरिया भी पढ़ते हो, क्षेत्रफल पढ़ते हो, तो L इंटू बी हाफ बेस इंटू हाइट ऐसा कुछ पढ़ते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि 2 ही लेंथ होती है इसलिए तो हम उसको बोलते हैं। एक्चुअली लेंथ का मतलब ही डायमेंशन होता है। जो लंबाई होती है, लंबाई कह दो या चौड़ाई कह दो या ऊंचाई कह दो या ब्रेड्थ या उसकी गहराई कह दो, ये इसी को तो डायमेंशन बोलते हैं। तो ये डायमेंशन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें होती हैं, राइट। अब आगे हम बात करें तो देखो, मैं अगर आपको समझाऊं तो अब डायमेंशन आप क्या होती, तो अगर मान लो कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो भाई ना तो इसकी लेंथ है ना ही इसकी ब्रेड्थ, यानी लेंथ मतलब लंबाई भी नहीं है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई भी नहीं है। तो जब लंबाई चौड़ाई नहीं है मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन की एक्चुअली हिंदी मतलब आयाम भी होता है, ठीक है दोस्त, आप अपने अनुसार देखना, आयाम होता है। तो इसमें कोई डायमेंशन कोई आयाम नहीं है, आयाम रहित है। लेस का मतलब रहित होता है, या कम तो होता है पर वो कम दूसरी जगह होता है, यहाँ रहित होता है मतलब वो वंचित है, ठीक है दोस्त। अब अगर मैं एक लाइन खींचूं तो भाई लाइन की कोई ब्रेड्थ चौड़ाई तो नहीं है, आप चौड़ाई तो नहीं कहोगे, परंतु लेंथ तो है ना, ये लेंथ है। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशन हो गया, एक ही डायमेंशन है, इसमें एक आयाम है, ठीक है दोस्त। जब मैं 2D की बात करूँ, मान लो कि मैं ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया, तो इसकी ये लेंथ हो गई ये वाली है, और ये वाली चीज़ें ब्रेड्थ हो गई। तो भाई इसकी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, इसीलिए तो इसको हम 2D में फिगर में काउंट करते हैं, क्योंकि 2 लेंथ है 2 डायमेंशन है इसकी, इसलिए हम 2D कहते हैं। अब अगर मान लो मैं समझाऊं आपको, तो सपोज ये मैं रेक्टेंगल बनाया, अब रेक्टेंगल से मैं क्या बना दूं? क्यूबॉइड बना दूं। एडजस्ट करना थोड़ा सा फिगर को, ये, ठीक है। लो मैं आपके लिए ये बना दिया। तो दोस्त अब देखो कि ये क्या है? क्यूबॉइड है। तो अब आप इसमें समझो कि ये वाली जो है ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गई, अथवा यहाँ से यहाँ तक दे दो, और ये वाली आपकी क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई, ये जो यहाँ से ऐसी टेढ़ी गई है, ठीक। तो आप देखो इसमें कि इसमें 3 लेंथ है, 3 डायमेंशन है, इसीलिए तो हम इसको 3D में फिगर में काउंट करते हैं या 3D में फिगर की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। तो बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2D फिगर। देखो ये सारी डिटेल चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको पता हुआ होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम 2D फिगर की पढ़ाई करेंगे, 2D फिगर की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। अब 2D फिगर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, ऐसी जितनी चीज़ें, सर्कल आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे ट्रायंगल से, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है दोस्त।
समझ आया आपको? त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहले एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज की आपको पता है कि त्रिभुज 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे, देन 4 टाइप। अब 4 टाइप में कौन कौन से होते हैं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, या अगर कोई सी मैं बात करूं, अगर डायरेक्ट ऐसे बात करूं तो स्केलियन ट्रायंगल होता है। स्केलियन ट्रायंगल मीन्स विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु ये त्रिभुज का साइन होता है, मैं बना दिया, ठीक। विषम बाहु का मतलब कि जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती, ठीक है। फिर एक होता है स्केलियन ट्रायंगल, नहीं स्केलियन तो ये हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं सम द्विबाहु। मतलब कहने का कि जिसकी दो भुजाएं, सम द्वि, द्वि मतलब दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। फिर एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखो इक्की का मतलब इक्वल होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है, मतलब इक्वल साइड हो गई। इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ये जो आइसोसेलेस होता है इसका मतलब दोस्त होता है कि ए इज इक्वल टू बी, दो साइड तो बराबर है, कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है, पर तीसरी साइड बराबर नहीं है, ठीक है। ये ऐसा होता है। फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं सम कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्त। तो ये चीजें हैं, पर उससे पहले कि हम ट्रायंगल के बारे में जानें, फिर इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे अपन डिटेल में, राइट। तो ट्रायंगल क्या होता है दोस्त? देखो ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज में दोस्त कोई भी एक ऐसा क्लोज फिगर यानी बंद फिगर, बंद डायमेंशन, जिसमें तीन साइड हो, एक दो तीन, वो तीनों या तो इक्वल हो या अनइक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब ट्रायंगल आएंगे। फिर अगर उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन में फिर ये चीज़ें होंगी। पर त्रिभुज क्या होता है? तो सबसे पहले तो त्रिभुज को आपको यही जानना है कि त्रिभुज ऐसी साइड होती है जिसकी तीन साइड हो। पहली बात तीन साइड हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो क्लोज हो। अब आप कहोगे कि एक दो तीन, तीन साइड तो एक दो तीन साइड तो आपने बना दी, बट ये क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज हो, क्लोज फिगर हो, ठीक है दोस्त। और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती है? इसके जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल का सम, क्या मैं तीनों एंगल को θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 लिख दूं? आप समझ जाना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी को जब पाई फा में बोलते हैं तो पाई रेडियन बोलते हैं, इसका मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको? फिर और क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो तीन साइड का मैं बता दिया, तीन साइड हो तो ट्रायंगल होता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि तीनों साइड क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये दोस्त कि अगर ये एंगल θ1 एक को θ2 तीसरे को θ3 दे देते हो तो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होना चाहिए, तभी उसको आप त्रिभुज बोलोगे, ठीक है। फिर चौथी प्रॉपर्टी कि आप लेट से कि ए बी सी, कोई से भी तीन साइड मान लो ए बी सी, तो किन्हीं दो, चाहे आप छोटी से छोटी साइड को जोड़ दो, किन्हीं भी दो साइड का जोड़ हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसको और एक बता दूं, तो किन्हीं भी दो साइड, चाहे किसी भी दो साइड को आप ले लो, अगर उनका अंतर करोगे तो यह हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है, हमेशा। अब ये चीज़ आप यहाँ मत देखना कि ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा। एक ही ट्रायंगल में आप कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, कोई सा भी ट्रायंगल दुनिया का उठा लो, अगर वो त्रिभुज है, उसकी साइड दी है, तो किन्हीं भी दो साइड को जोड़ोगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो साइड का अंतर करोगे तो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्त?
देखो एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर त्रिभुज है तो इसमें अधिकतम मैक्सिमम वन एंगल इज राइट एंगल ट्रेंगल, और राइट एंगल ट्रेंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतम ट्रेंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री, मान लो कि ये जैसे समकोण त्रिभुज होता है तो आप यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री करते हो। अब भाई दूसरा भी एंगल अगर 90 डिग्री कर दे तो इसको, तो फिर तीसरा एंगल क्या जीरो होगा? क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ जो होता है, सम होता है, वो 180 होता है। ये देखो, तो जब तीनों एंगल का सम 180 होता है तो अधिकतम एक 90 हो गया, दूसरा और तीसरा ये दोनों का जोड़ मिला के 180 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री होगा बचे हुए दो एंगल का सम। परंतु अगर आप एक ही एंगल को 90 डिग्री ले लेते हो तो दूसरा वाला जीरो थोड़ी होगा, क्योंकि अगर ये किसी भी लाइन से बना है तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा। तो ये हो गया कि मैक्सिमम एक एंगल, मैक्सिमम वन आप लिख लेना अपने शब्दों में, एंड मैक्सिमम थ्री एंगल, तीन एंगल, यानी तीन एंगल का मतलब कोण होता है, तीन एंगल वुड बी एक्यूट। अब एक्यूट का मतलब कि न्यून कोण होता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त, मतलब 90 डिग्री से कम जो होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो मान लो कि ये मैं ट्रेंगल ले लिया, ठीक है, अब उसकी शेप साइज पर मत जाना। मान लो कि ये 60 डिग्री है और ये इसको मैं 75 डिग्री ले लेता हूँ, तो अब ये वाला कितना बचेगा? जोड़ लो, तो ये वाला बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देख लो कि 90 से तीनों कम है और तीनों एंगल का सम देखो 75 और 45, 7 4 11 1 12 6 18, 180 डिग्री है तीनों एंगल का सम। तो ऐसे होता है कि न्यून कोण अधिकतम तीन संभव है, और 90 डिग्री से बात करूं तो भी एक संभव है, 90 डिग्री की बात करूं तो भी अधिकतम एक ही संभव है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि आपने एक एंगल ले लिया, हम सपोज ये ले लेते हैं, सपोज मान लो ये है और इसको हमने ऐसा ले लिया और ये साइड हमने मिला दिया इधर से। अब आप कहोगे कि ये वाला जो है 90 से ज़्यादा है, मोर देन 90 डिग्री है। मान लो मैं इसको 120 डिग्री मान लेता हूँ, तो भाई 120 डिग्री अकेले हो गया। अब ये दोनों कोण का बचा कितना? 60 डिग्री बचा। क्यों? क्योंकि तीनों कोण का सम तो 180 होता है। तो फिर आप ये वाला जो भी एंगल हो जाए, मान लो 15 डिग्री 45 डिग्री जो भी हो जाए, पर इन दोनों का बचा हुआ एंगल का सम ये 60 ही होगा। तो इस तरीके से ये हुआ कि अधिकतम एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और अधिकतम ये एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और अधिकतम एक एंगल भी 90 से ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण हिंदी में, और इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी चीज़ें आपको? बताओ कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, अब देखो हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, अब ट्रायंगल के जो टाइप होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, इसका ए टाइप में दे रहा हूं, तो स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं सम, सम नहीं बोलते, विषम बोलते हैं। आप इसमें वी लगाओ, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा ना आपको? विषम बाहु त्रिभुज। देखो मैं एक चीज़ें आपको पहले बता दूं दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंसुरेशन या जियोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, कम्पिटेटिव उठा लो या कम्पिटेटिव के अलावा जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, लाइक आपके डिग्री या डिप्लोमा में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, हर जगह पूछे जाते हैं, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसा शायद कोई एग्जाम ढूंढ के नहीं पाओगे, शायद नहीं पाओगे, कि जिसमें अगर मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, क्वांट पूछी जा रही है, तो उसमें मेंसुरेशन अथवा जियोमेट्री के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। ठीक है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है दोस्त, और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से, देखो आप
पढ़ाई कहाँ से करवा रहा हूँ, जीरो से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ें आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, सब चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्त। तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, फॉर एग्जांपल मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लाइक एनटीपीसी हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी की कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं देखो देखो रेलवे में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। एसएससी में कोई सा भी एग्ज़ाम लाइक सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, जीडी होता है, एमटीएस होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स एसएससी लेता है, ठीक है। बैंकिंग में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर पीओ आर क्लरिकल, ठीक है, ये किसी भी एग्ज़ाम हो गए, या कोई सा भी पुलिस कांस्टेबल किसी भी राज्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। कैट के अलावा आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी आईएएस का सेकेंड पेपर जी प्रीलिम्स में होता है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, इसमें कई लोगों की पेपर रुकते हैं, जबकि इसमें 1/3 ही क्वालिफाइंग होता है, ठीक है दोस्त। आप और कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं, देखो दोस्त, स्केलियन ट्रायंगल, विषम बाहु जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं। भाई अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। सबसे पहले तो मैं त्रिभुज का पेरीमीटर अलग से बताऊंगा, परंतु आपको उससे पहले पेरीमीटर ही पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो दोस्त पेरीमीटर जो होता है वो कोई सा भी आप फिगर उठा लो, ट्रायंगल उठा लो, रेक्टेंगल उठा लो, स्क्वायर उठा लो, सर्कल उठा लो, उसकी जो आउटर लेंथ होती है, ये आउटर लेंथ, जैसे ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल की आउटर लेंथ ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो आउटर लेंथ का जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जितनी आउटर लेंथ की लंबाई है या बाउंड्री की लंबाई जो भी है, बाहरी बाउंड्री, उन सब का जोड़ ही उसका पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। सर्कल की केस में इसको स्पेशली इसको सरकमफेरेंस बोल देते हैं, परिधि बोल देते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। अदरवाइज सबके लिए परिमाप होता है और सबका आउटर लेंथ ही होता है परिमाप। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं ए बी और अगर सी बात करूं तो इसका पेरीमीटर पी से अगर डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, समझ आई इतनी बात। तो अगर पेरीमीटर ये हो गया तो भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी का मतलब आधा होता है, अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये रहा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है दोस्त, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, ठीक है, अर्ध परिमाप। ये क्या होता है, इसका आधा हो जाएगा, एस इज इक्वल टू पी अपन 2 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपन 2। एस की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ये एस इज इक्वल टू तीनों साइड का सम अपन 2 होता है, यानी सेमी पेरीमीटर होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे एक फार्मूला डिराइव होता है, ठीक है। और वो फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, स्केलाइन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। क्या होता है देखो, स्क्वायर रूट के अंदर होता है ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप कहोगे कि एस तो आपने निकाल लिया ए बी सी अपन 2, ठीक है, तीनों को जोड़ के अपन ने 2 को भाग दे दिया, एस हो गया। ए बी सी क्या है दोस्त, आप ये देखो ए बी सी हमने क्या लिया है, त्रिभुज की 3 साइड, 3 भुजाएं ली है हमने ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होता है, और इस फार्मूले को पता है क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपका, ठीक है। चलते हैं आगे।
देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी हम लेंथ की यूनिट निकालते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत कंफ्यूज करती है और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गलती करते हैं यूनिट की। यूनिट मतलब इकाई हिंदी में बोलते हैं, इकाई। ये नहीं होता आई थिंक, इकाई। इतनी गलती करते हो दोस्त आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग तो लगाते नहीं हो, हमेशा भूल जाते हो। देखो कभी भी लेंथ क्या होती है, लंबाई ये होती है। लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, गहराई ले लो, हाइट ले लो, ये कुछ भी आप जो भी लोगे उसमें एक ही लंबाई होती ना। तो एक लंबाई क्या होगी, या तो मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, इंच में नापोगे, फुट में नापोगे, ऐसा ही नापोगे दोस्त। तो इसकी एक यूनिट या तो आप मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे, किलोमीटर लिखोगे, या इंच लिखोगे, फुट लिखोगे, जो भी आपको लिखना है। मतलब इसकी पावर सिंगल आप लिखोगे, सबकी पावर सिंगल लिखोगे। अब ना लिखने का मतलब कि पावर वन ही होती है। अगर मीटर ये लिखा है इसका मतलब पावर वन ही है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यह तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, डेप्थ हो, डीप हो, जो भी हो, इन सब की एक ही लंबाई होती है। और एक लंबाई मतलब इसकी यूनिट में आप पावर वन रखते हो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि अगर एल में बी जोड़ोगे तो भाई एक लेंथ में दूसरी लेंथ जुड़ी रही ना। मान लो बाय द वे कि बी इज इक्वल टू 2l हो गया या l/2 हो गया, तो दोस्त जब इसको जोड़ोगे तो कुछ 3l/2 ही तो मिलेगा, ऐसा ही तो कुछ मिलेगा। तो 3/2 तो ये अल्टीमेटली कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, l ही तो बचा। और l की लंबाई आप यही कुछ लिखोगे ना, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, पावर वन वन वन, जो भी लिखोगे। समझ आया? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सिंगल यूनिट की बात करोगे तो आप उसकी पावर वन लोगे। ठीक है दोस्त, जब आप एरिया की बात करोगे, एरिया की भी मैं बात करूंगा, समझाऊंगा आपको कि एरिया होती क्या है। दरअसल एरिया क्या होती है, क्या होती है दोस्त, एरिया एक क्षेत्रफल होता है, एक जगह घेरती है जो चीज़। अब जैसे मान लो ये प्लाट हो गया, आपने प्लाट खरीद लिया कि 10x40 का हो गया सपोज प्लाट। ठीक है, बहुत बिकते हैं प्लाट घर बनाने के लिए। तो दोस्त उसमें कोई लंबाई होती है, कोई लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। तो वो कुछ जगह घेरेगी ना, कुछ तो जगह घेरेगी, इसीलिए इसका क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल या एरिया वो चीज़ होती है जो स्पेस लेती है, जो स्पेस लेती है या जगह घेरती है, जगह घेरे। ठीक है दोस्त, इसलिए जगह घेरेगी। तो मान लो इसकी लंबाई को l मान लिया हमने, ये b मान लिया, तो एरिया क्या हम निकालते हैं दोस्त, एरिया हम निकालते हैं l इंटू बी। दो लंबाई, यानी आप मान लो एक की मीटर है, दूसरे की भी मीटर है, तो दोस्त मीटर का स्क्वायर होगा ना, होगा मीटर का स्क्वायर। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि जब भी एरिया की बात हो तो आप या तो मीटर का स्क्वायर लोगे, या सेंटीमीटर लोगे तो उसका स्क्वायर लोगे, या किलोमीटर का स्क्वायर लोगे, या फुट का स्क्वायर लोगे। आप बोलते हो कि इतने स्क्वायर फुट का है तो स्क्वायर फुट, या इंच अगर आप नाप रहे हो तो इंच का स्क्वायर लोगे। गज में नाप रहे हो दोस्त, गज आप इस इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो गज में लिखोगे तो उसका स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा पावर टू होती है एरिया की। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। समझ आया क्या? फिर एक होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। अब आयतन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयतन कहाँ निकालते हो, आप 3D फिगर में निकालते हो। तो 3D फिगर मतलब दोस्त जहाँ एल बी एच मतलब तीन लंबाई का गुणा होता है। बी भी तो एक लंबाई है, एच भी तो एक लंबाई ही होती है, एल तो लंबाई है ही सही। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इसकी यूनिट निकालोगे तो मीटर में लिखोगे तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, अथवा फुट आप में नापोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, इंच में नापोगे तो इंच का क्यूब ना हो जाएगा, गज वज में जिसमें भी नापोगे उसकी पावर 3। अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो कि जब भी एरिया निकालोगे उसकी पावर 2 होगी। ठीक है, पावर 2 रखोगे किसी पर्टिकुलर यूनिट की। आप वॉल्यूम निकालोगे आयतन तो पावर 3 रखोगे। बताओ समझ आया? और जब आप लेंथ निकालोगे तो देखो पावर सिंगल रखोगे। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऊंचाई कुछ भी निकालोगे तो आप पावर उसकी सिंगल रखोगे। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात?
तो यही चीज़ें मैं इसलिए आपको समझा दिया कि ये बार बार आपसे गलती होती है। अब देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे अभी, हम पढ़ रहे थे स्केलियन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। ये हमने विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जाना। तो इसकी यूनिट अगर आप मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर मीटर में आप लिखोगे तो मीटर का स्क्वायर लिखोगे। इसकी यूनिट देखो क्या लिखोगे, मीटर में लिखोगे तो मीटर लिखोगे, पावर सिंगल, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीन लेंथ का जोड़ोगे तो लेंथ ही निकलेगी ना दोस्त, कुछ और तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तब फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाता, तब फिर वो वॉल्यूम होता। ठीक है, इसलिए आपको याद होगा तो वॉल्यूम यानी आयतन आप कभी भी निकालते हो तो 3 लेंथ का मल्टीप्लाई करते हो। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर का क्यूब है, यानी आर अगर मीटर में नापोगे तो मीटर का क्यूब होगा, या पाई आर एच, तो वो तो एरिया हो जाती है। तो दो लेंथ का आर एंड एच का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, वहां पर मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, या ए बी सी आप लिखते हो वॉल्यूम, एल बी एच लिखते हो तो 3 लेंथ का मल्टीप्लाई यानी वॉल्यूम का क्यूब हो जाता है यूनिट का। ठीक, अब दूसरे हम ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट, चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। देखो दूसरा ट्रायंगल हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आ रहा ना आपको, देखो मैं एक एक चीजें आपको समझा रहा हूं। सम द्वि बाहु त्रिभुज, देखो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, एक चीज़ें नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये पढ़ा दिया ये चीज़ें छोड़ दी, नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, बस आपका सपोर्ट चैनल पर चाहिए। ठीक है, आप सपोर्ट करो चैनल को, आपके लिए चैनल चालू हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है सम, अगर हिंदी में मतलब समझोगे तो सम द्वि, द्वि का मतलब दो होता है, और सम का मतलब इक्वल होता है, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, दो साइड आपस में बराबर है पर तीसरी बराबर नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूँ, मान लो कि मैं ट्रायंगल बनाऊँ, तो चलो मैं ट्रायंगल बना लिया, मान लो ये साइड और ये साइड हमने बराबर कर दिया, मान लो इन दोनों साइड को मैंने ए मान लिया। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी, चलो इसको जो अनइक्वल साइड है जो बराबर नहीं है इसको मैंने बी मान लिया। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अगर ध्यान रखना हमेशा, चलो इनको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है दोस्त, अगर ये साइड ए है ये भी साइड ए है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये साइड ए है ये साइड ए है तो इन दोनों के अपोजिट दूसरी साइड पर, मतलब कि जो दूसरी साइड बची है, दूसरी साइड का मतलब जो बराबर नहीं है, इस बराबर नहीं वाली साइड पर जो एंगल दोनों इन दोनों साइड से बनेंगे वो एंगल बराबर होंगे। θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल बचेगा, मान लो इसको θ2। समझ आया दोस्त, ये एंगल आपको समझना है कि अगर ये दो साइड बराबर हैं तो आप ये इनके अपोजिट साइड पर एंगल जो बनेंगे वो इक्वल होंगे। समझ आया क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि दो एंगल θ1 बराबर θ1 एंड तीसरा एंगल θ2 विच इज नॉट इक्वल। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि अगर वो इक्वल हो जाएगा तो फिर ये भी साइड इक्वल हो जाएगी, फिर तो उसकी क्लासिफिकेशन समबाहु त्रिभुज में हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है, मान लो मैं इसको बी मान लिया और ये साइड ए है, तो दोस्त अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, मान लो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये वाली b/2 हो जाएगा इतना पार्ट, और इधर का भी इतना पार्ट b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ये हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आप राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है दोस्त, कर्ण का ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, मान लो लंब तो मुझे हाइट निकालनी है तो मैंने इसको h मान लिया, h स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप हाइट निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, b²/4 हो जाएगा। तो ये 4a² माइनस b² नीचे 4 बचेगा, देखो 4a² और ये माइनस b², अब 4 रूट में बचेगा तो मैं इसको बाहर निकालिए तो ये 2 कर दिया।
तो जब भी अगर मान लो, ये ध्यान रखना फार्मूला हाइट का, जब भी अगर आपको हाइट निकालनी हो किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में, और उसकी दो साइड दी हो, ध्यान रखना ए जो है बराबर, जो दो साइड बराबर है वो है, बी जो है अनइक्वल यानी जो बराबर नहीं है किसी के, वो वाली साइड है। तो ये हाइट हो गई। हमारे पास एक ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ एरिया का, बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो यहां से अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ, बेस आपका क्या निकला, देखो बेस आपका ये बी है, ये आपने बी लिया, हाइट क्या है देखो ये इतनी है, तो इसमें मैं हम रख के मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ। अब बेस, बेस की वैल्यू आपने क्या निकाली दोस्त, तो बी है। हाइट कितनी निकाली, तो बी अपान टू, ये बी नहीं है, 1/2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो बी अपान 4 हो जाएगा इंटू 4 a² और माइनस का बी स्क्वायर। आप ये भी फार्मूला एरिया का याद रखोगे। देखो इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में फार्मूला कई सारे रहते हैं, इसलिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, 2-4 बार आप देखोगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट है अभी चल रहा है, तो इसको 3-4 बार, 3 बार, 2 बार, कम से कम 2 बार तो आपको जरूर देखना है। 3 बार 4 बार देखोगे उतनी ही चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्त, देखो क्या है कि जो फार्मूला में बताया कि कोई सा भी, अगर मान लो कोई सा भी ट्रायंगल दिया है, कोई सा भी ट्रायंगल दिया है, अब ट्रायंगल का नाम नहीं दिया कि इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है कि कोई सा भी है, तो ट्रायंगल की जो एरिया होती है, एरिया होती है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ इसमें खास, जो खास बात है वो ये है कि बेस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है हाइट के, या यूं कहूँ कि हाइट परपेंडिकुलर होती है बेस के। एक ही बात है, कैसे, मान लो कि मैंने एक ट्रेंगल मान लिया, अब यहाँ से ये आप सीधी लाइन खींचोगे, ये यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है, मैं सीधी लाइन बनाता हूँ। देखो ये मैं आपके लिए सीधी लाइन बना दिया, मतलब ये होता है कि ये जो, अगर मान लो इस पूरे पार्ट को आपने बेस मान लिया, ये आपने बेस मान लिया, और ये वाली हाइट जो है, ये वाली आपने, ये जो हाइट मानी है इसको आपने एच मान लिया, तभी तो ये फार्मूला लगेगा एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये ऊपर है। तो बेस और हाइट क्या है, जब भी हमने टीएसडी में पढ़ा है, टीएस बराबर डी होता है, तो जो हमेशा ध्यान रखना, जो दो चीज़ें आपस में एक साथ मल्टीप्लाई में हो, कभी भी आपस में मल्टीप्लाई में हो, यानी बी एच बराबर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एरिया तो एक कुछ भी फिक्स आएगी, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच हो जाएगा, या इसी को और मैं कहूँ तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। परंतु आप हाइट वही लोगे जो परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा वही। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ से एक ये लाइन मार दी तो इसको आप एच नाम दे दोगे, नहीं दोस्त, ये नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला होता है इसमें बी और एच परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए, तभी वो हाइट होगी। अदरवाइज फिर उसको आप मीडियन नाम दे दोगे या कुछ भी और नाम दे दोगे, वो हाइट नहीं होगी। ये चीज़ें आपकी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, इतनी बात। तो क्या मैं, अगर मैं मान लो कि 3 एंगल, मान लो एक ट्रेंगल है जिसकी साइड, चलो ए बी सी, या चलो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, मान लो उनकी साइड में मान लेता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, ट्रेंगल एक ही है, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर मार दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मार दिया, मान लो इनकी H1 H2 H3 है, अगर उनकी परपेंडिकुलर हाइट H1 H2 H3 है तो उनकी साइड का रेशियो जो है उनकी रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3 होगा, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो बी साइड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसकी परपेंडिकुलर हाइट के। समझ आया दोस्त, तो ये भी आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बता दिया कि जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है वो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसी को और थोड़ा सा समझाऊँ आपको, तो अगर मान लो कि ए इज इक्वल टू बी सी है, अगर ऐसा मान लो लिखा,
तो बी और सी मल्टीप्लाई में है तो बी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सी के, या सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी के। बट अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ए के साथ बराबर में है बी, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के होगा, अथवा इसी को आप बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कह सकते हो, और ए इसी को ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के होगा। देखो ए सी के भी साथ है साथ में, अथवा इसी को आप सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कह सकते हैं। मतलब ये तीन चीज़ें आपस में लगती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें जो मल्टीप्लाई में होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, क्योंकि जब उसको दूसरी साइड ले जाओगे तो नीचे जाएगा तो इन्वर्स में लगेगा, राइट। और जो अपोजिट साइड होती हैं इक्वल के तो वो सिमिलर होती हैं, मतलब समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम तीसरे टाइप में, और हमारा तीसरा जो एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा तीसरा यानी सीट जो टाइप है वो हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं सम बाहु। पिछला वाला था सम द्विबाहु, ये बाहु है त्रिभुज। आप शब्दों के अंतर से भी समझना, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, ठीक है। सम बाहु मतलब भुजा होती है, जो समान भुजा हो, ठीक है। क्या मैं इसमें ऐसा लिख दूं दोस्त, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये इक्वल में है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, मान लो कि ये थोड़ा सा शेप साइज आप देख लेना, पर ये इक्वल है तीनों साइड। अब अगर तीनों साइड इक्वल है दोस्त, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर थीटा, तीनों एंगल बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा। और अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो जो हम तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो थीटा बराबर मैं कह सकता हूँ क्या कि 60 डिग्री होगा। तो ये सारे थीटा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो या तो आपको ऐसा दे दे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम दे दे, या उसमें उसकी साइड से बता दे कि उसकी तीनों साइड ए। अब ए नहीं देगा, वो 5, 6, 25, 15 कुछ भी दे दे नंबर, पर बराबर हो। या वो ये बोल दे कि उसके सारे एंगल, इंटरनल एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं, तो आप समझो कि समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं दोस्त, देखो जैसे कि आपने ये ट्रायंगल ले लिया, मान लो अब ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। अगर आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालोगे, लाइन सीधी नहीं आ रही, आप समझना, तो ये a/2 होगा, ये भी आधा आधा a/2 हो जाएगा, ये और ये आधा साइड का हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये, अब देखो ये ट्रायंगल एक बन गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल लगा लोगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कैसे क्या करोगे, यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर, इस मान लो इस हाइट को मैं एच दे देता हूँ, तो एच हाइट का स्क्वायर प्लस मीन्स ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर यानी a/4 हो जाएगा, ए स्क्वायर। जब यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाएगा, तो ये देखो हमने रख दिया ए स्क्वायर और माइनस a²/4, इसको सॉल्व करोगे तो 4a² माइनस ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट के अंदर 3a²/4 ये आएगा। तो क्या आप हाइट की वैल्यू आप यहाँ से कह सकते हो कि ए से स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा, और ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये रूट का 3 बचेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि इसको आपको याद रखना। देखो मैं लिखवा देता हूँ कैसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा आप ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट यानी ऊंचाई h होती जो, वो √3a/2 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, √3/4a², ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायरेक्ट आपको साइड दे देगा, आपसे पूछेगा कि उसकी हाइट निकालो, ठीक, समझ आया दोस्त। आपको डायरेक्ट साइड दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपसे बोल देगा कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो √3/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट में तो आ जाएगा। आपको साइड देगा तो एरिया पूछ देगा कि रूट कितनी होगी, तो आप निकालोगे √3/4a², √3/4a²। ये फार्मूला वहीं से आया है, हाफ बेस इंटू हाइट से आया है। आपने हाइट निकाल ली, बेस आपका ए ही था तो आपने इसमें रख दिया तो ये आ गया, ठीक।
एक मैं और चीज़ इसमें आपको समझा दूं कि मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए, मान लो वृत्त बनाया जाए ऐसा, तो वो वृत्त होगा, अब यहाँ से बन नहीं रहा ठीक से पेन से, मतलब वो वृत्त जो होगा उसका सेंटर यहीं कहीं अंदर होगा। अब ध्यान रहे इसके अंदर अगर बनाना है वृत्त, तो वृत्त अगर इसके अंदर बनाओ तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी कुछ भी समथिंग, तो तीनों साइड से ये बराबर होगा, तीनों साइड को टच करेगा। तो इसकी रेडियस कितनी होगी आपको इसके साइड के फॉर्म में बतानी है, तो यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल, क्या लिखोगे इसको, रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब इन सर्कल को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त, ठीक है। ये पता है क्या होती है दोस्त, आप लिखोगे a/2√3, इसको आप स्मॉल आर से डिनोट कर दो, ठीक है, a/2√3, समझ आया। देखो देखो ये चीज़ें फार्मूला है, आप याद रखना। फिर अगर मैं कहूँ कि मान लो इसी त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया जाए, तो आप यहाँ से कहीं से ऐसे बनाओगे वृत्त, ऐसा कुछ, ठीक है, बाहर बनाओगे, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आप क्या होगी फिर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल या सरकमफेरेंस, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, उसके बाहर जो बनेगा उसकी रेडियस इसकी डबल होती है। उसकी रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँ तो इसकी डबल कर दो, अंदर वाली की डबल बाहर वाली होती है, या यूं कहूँ कि बाहर वाली की आधी कर दोगे तो अंदर वाली आ जाएगी, तो इसका डबल कर दो। तो भाई इसका डबल करोगे तो जब यहाँ दो का मल्टीप्लाई करो तो 2 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, a/√3 आएगा, ठीक है दोस्त, ये याद रखना आपको, समझ आया। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप आंसर पुट करोगे। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में रेशियो निकालो, तो भाई कितना होगा, 2:1 को होगा। कैपिटल आर यानी बाहर वाली त्रिज्या 2 गुने होती है स्मॉल आर वाली त्रिज्या के, ठीक है। देखो यहीं से यही वाली बात हो रही है, समझ आए दोस्त। अब एक और ट्रायंगल बचा है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, हम उसकी बात करते हैं। देखो डी वाला पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सम कोण, एंगल का मतलब कोण होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्त। अब देखो इसमें क्या चीज होती है, सबसे पहली बात तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो भाई ध्यान रखना कि जब भी एक थीटा यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा तभी उसको आप राइट एंगल या समकोण त्रिभुज बोलोगे, दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया हूँ कि दूसरा अगर भी 90 डिग्री हो जाएगा तो दो ही कोण का 90 डिग्री और 90 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर तीसरा कोण कुछ तो होगा ना, एटलीस्ट 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री 1 डिग्री तो होगा ना, तो फिर दूसरा कोण 90 कहाँ से होगा, दोनों कोण 90 नहीं हो सकते, 90 नहीं हो सकते। अधिकतम एक ही 90 हो सकता है, और अधिकतम एक ही त्रिभुज में अधिकतम एक ही एंगल 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, देखो ये हमने बना दिया, देखो ये बना दिया मैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्त, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इतनी बात आपको समझ आई ना, 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्त, 90 डिग्री तो आपको एक एंगल हो गया, मतलब ये हुआ कि दूसरे दो एंगल जो हैं वो 90 से कम होंगे। इसको नाम देते हैं चलो ए बी और सी, ठीक है। अब क्या करना, देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब हमें याद आती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी है वो आप सभी जानते हैं, पर ये जरूर ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल 90 डिग्री यानी राइट एंगल समकोण त्रिभुज में ही लगती है, किसी और त्रिभुज में नहीं लगा सकते आप, ठीक है। और क्या होता है, इसको आप कर्ण बोलते हैं, कर्ण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको आप लंब बोलते हैं। अब लंब की परिभाषा क्या होती दोस्त, लंब की परिभाषा हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल आप कंसीडर करोगे, अगर आप ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो तो तब ये लंब कहलाएगा, इस एंगल के लिए ये लंब कहलाएगा।
अगर आप इस एंगल को लोगे, अगर मान लो ये वाला एंगल आप कंसिडर करते हो, तो इसके लिए फिर इसके सामने वाला एंगल ये लंब कहलाएगा, सामने वाली साइड। मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी जो भी एंगल आप कंसीडर करते हो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा लंब होती है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और बची हुई साइड एक आधार यानी बेस हो जाती है, बेस यानी आधार होती है। ये एंगल 90 के सामने की मत करना, 90 के सामने की जो भी साइड होगी वो हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनस होगी, 90 के सामने की साइड। बट कर्ण लंब वही होती है साइड जो एंगल के सामने होती है, ध्यान रहेगा ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या आप इसी को साइड हाइपोटेनस AC है तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर देखो AB है। अभी हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं थीटा, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, राइट। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, कुछ यहाँ पर खास चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं। वो चीज़ें, एक आपने नाम सुना होगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स में क्या होता है दोस्त, ट्रिपलेट वो होता है जिनकी जहाँ पर जिन साइड में पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। मान लो मैं लिखूँ 3 4 5, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 होगा और ये 16 होगा। इन दोनों को जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा 25। ये वाला 25 देखो इस वाले 5 का स्क्वायर है। तो जहाँ पर ऐसी साइड लग जाए यानी एक का स्क्वायर किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अगर आप ट्रिपलेट्स याद रखते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आपको क्वेश्चन करना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं दोस्त, पर मैं आपको सुझाव करूंगा, सजेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको आप याद रखो, ठीक है। देखो वो कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं जिनको आप एटलीस्ट याद रख सकते हो। जैसे कि एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक ये ट्रिपलेट्स। अब इनमें मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ के का मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, n हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप के की वैल्यू 1 रखे तो 3 4 5 था जो आपने अभी ये देखा, ठीक। अगर मान लो के की वैल्यू 2 रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 6 8 और 10 हो जाएगा। इस पर भी वही नियम लगेगा। कैसे, देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये वाला 100 यही है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। तो ये के रख रहा हूँ। दूसरा ट्रिपलेट्स आपको क्या याद रखना है, 5 12 13 और इनके साथ के जरूर याद रखना। बस के मैं नहीं लिख रहा हूँ बाकी में, क्योंकि आपको समझना है कि इनका कोई सा भी मल्टीपल हो वो सब होगा। तीसरा एक ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25 का, ठीक है, 25 का एक ये ट्रिपलेट्स होता है। एक होता है 8 15 और 17 का, ठीक है दोस्त। 4 हुए, याद रखोगे 3 5 7 8, फिर चौथा फिर 9 देखो तो 9 वाला क्या हो जाएगा 9 40 41, फिर पांचवा आप याद रखना 11 60 एंड 61। ये ट्रिपलेट्स एटलीस्ट आप याद रखोगे, ठीक है दोस्त। कितने हुए, 6 हुए। मुझे लगेगा तो एक दो और आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स जनरली ये दो तो मान लो कि कम यूज़ होते हैं, पर ये 4 फ्रिक्वेंटली यूज़ होते ही रहते हैं, ठीक है। ये 4 बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए इनको आपको डेफिनेटली याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको भी याद रखना है। 3 5 7 8 9 11 मैंने ये लिखवा दिया, ठीक है। अब इनके आगे वाले नंबर आप याद रखोगे, समझ आया दोस्त। 9 के साथ देखो 9 चौक 36 और 40 41 60 61, ठीक है। 24 25 12 13 4 5, मतलब आप देखोगे तो ये बाद वाले जो नंबर हैं उनमें एक ही एक का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं 60 61 40 41 15, यहाँ पर 2 हो गया है। 24 25 12 13 4 5, यहाँ पर एक्सेप्शनली 2 हो गया डिफरेंस। तो आप अगर इनको याद रखते हो दोस्त तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है।
अब आज का वीडियो लेंदी हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं बाकी चीज़ें आपको बाद में पढ़ाऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कितना समझ आया। देखो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको एक बार में अगर समझ में नहीं भी आए तो आप इसको लोड ना लेना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देख लो ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि आपको किसी को बताना नहीं है कि आप कितनी बार देख के सीखे हो। अल्टीमेट टारगेट क्या होता है आपका या हमारा, सीखने का। तो हमें सीखना चाहिए, सीखना होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसको 2 बार में सीख रहे हैं कि 4 बार में सीख रहे हैं। हाँ, एक बार में सीख जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसमें हमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमें एक बार में समझ नहीं आया तो हम दोबारा नहीं देखेंगे या तिबारा नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप एक एक करके देखना, बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।